जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट का 2019 का पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम ये अब इसका सीडीपी देखेंगे अपन पहले। तो ये देखिए, भाग 1 पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इसका पहला अपन प्रश्न देखेंगे। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? तो इसमें क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं, यही इसमें पॉजिटिव बता रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? छात्रों के विकास, मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के वैयक्तिक विकास से। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है। तीसरा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था पूछ रहा है। ठीक है, ए थॉर्नडाइक ने, तो स्किनर, कोहलर या ब्लूम। तो देखो, थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है, स्किनर ने भी किया था और कोहलर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो ये अपने B.S. ब्लूम साहब हैं, इन्होंने अधिगम का कोई सिद्धांत नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है चौथा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? नंबर 1, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन है। बालक का विद्यालय ना जाना अवरोधन है, या बालक का विद्यालय में प्रवेश लेना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बताइए क्या अवरोधन के तौर पर माना जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष के अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही एक शिक्षा का अवरोधन है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, या समापन कौशल में? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना कौशल में आता है एक कौशल का पूर्व ज्ञान। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वरण का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का, या सूझ का सिद्धांत? तो पुनर्वरण का सिद्धांत किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो अपने स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है, अगला 7वां, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत का अंग नहीं है? किसका अंग नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतप्रज्ञ अवस्था, या संकेतात्मक अवस्था? तो ब्रूनर साहब ने 3 अवस्थाएं दी हैं, तो इसको अपन इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं। इंग्लिश में इनकी याद ज़्यादा अच्छे से रखा जाता है इनकी को। ठीक है, तो इंग्लिश में अपन देख लेते हैं। ऐसे इंग्लिश में दी हुई हैं इनकी, देखिए, ये सिंबॉलिक भी होता है, ठीक है, आइकॉनिक भी होता है, और इनएक्टिव भी इनकी स्टेज होती है एक। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इनकी इंग्लिश में अच्छे से याद है, इनएक्टिव और आइकॉनिक, मतलब, और ये सिंबॉलिक, ये 3 इनकी होती हैं। ठीक है, तो अपन इसको समझ लेते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है 8वां, मॉरिशस के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन। अच्छा, तो बताइए इसमें मॉरिशस साहब ने क्या दिए थे? 5। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं दिखा देता हूं, ये रहे ऑप्शंस मॉरिशस साहब के। ठीक है, तो ये पहले प्रस्तुतिकरण आता है, खोज, संगठन, व्यवस्था, या आत्मीकरण, या वाचन। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है अपना ये, इसमें क्या है ये? मॉरिशस एक प्रस्तुतिकरण, खोज,
ठीक है, तो इसमें आ जाता है सबसे पहले खोज, सबसे पहले खोज आएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ए प्रस्तुतिकरण 1। तो देख लीजिए 2 1 कौन से में है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दूसरा इसका सही जवाब। जैसे देखिए इसमें दूसरा पहला खोज आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आ जाता है, फिर इसमें आत्मीकरण आ जाता है, फिर इसमें संगठन या व्यवस्था आ जाती है, फिर इसमें वाचन या अभिव्यक्तिकरण आ जाता है, ठीक है। अगला है 9वां, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूलन या बोध। ज्ञान है, अनुप्रयोग भी है और बोध भी है, तो अनुमूलन नहीं है, तो इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है? उन्नोत्तर, जैसे वो उत्तल कहते हैं, और मिश्रित, नदोत्तर या लंबवत, ठीक है। तो इसको है ये अधिगम का वक्र चौथा हो जाएगा, लंबवत नहीं कहते हैं, ठीक है। और ये सब अधिगम के वक्र हैं, ये उत्तल भी है, मिश्रित भी है, नदोत्तर भी है, ये तीनों इनके वक्र हैं और लंबवत नहीं है अधिगम का वक्र, ठीक है। 11 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये अपने क्रो एंड क्रो साहब, गिलफोर्ड या वुडवर्थ या स्किनर साहब, किसने कहा था? तो ये कहा था अपने ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो साहब ने, ठीक है। 12 है, सूची सम्मिलित करना है अपनी, ठीक है, इसका दे देते हैं। ब्रूनर ने क्या दिया था? ब्रूनर साहब ने बताइए, ब्रूनर साहब ने क्या दिया था? तो ब्रूनर साहब ने दिया था ये आ जाएगा आपका चौथा, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ये ब्रूनर साहब ने दिया था, ठीक है। और आशवेल ने दिया था, ये दिया था अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। और ये ग्लेजर ने दिया था ये अपना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डनर ने दिया था साइनोट्रिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये देखिए ब्रूनर का, इसमें ये देखिए गलत है, ये नहीं है, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, और ये पहला, और ये तो इसमें तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, तीसरा आंसर, ठीक है, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 है, समस्या समाकलन का प्रथम चरण क्या है? परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण या परिकल्पना की परीक्षण। 13वें का सही जवाब हो गया समस्या की पहचान ही इसका प्रथम, सबसे पहले पहचानेंगे तभी तो उस पर कुछ कार्य करेंगे अपन, ठीक है। 14 है, 14 इसको नीचे कर देते हैं। 14, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? शिक्षण, पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। निष्क्रिय रख रहा है बालकों को, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ये कुछ लग रहा है। पढ़ने लिखने एवं गतिशील कुशलताओं पर ही बल देगा, नहीं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बल नहीं देगा, पर ही लिखा है ना, तो इस पर बहुत सारी सर्वांगीण विकास, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगी, ये भी नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही लग रहा है, ठीक है, सब पक्षों का विकास। 15, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण। तो स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो कुछ भी अपने करते हैं तो ये हो जाएगा चौथा, प्रस्तुतिकरण, सही जवाब हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसको सबको ही पता होगा, इसका हो जाएगा तीसरा, कि जब बच्चा का विकास सीधा गर्भ से ही हो जाता है, ठीक है, गर्भ से ही, ठीक है, पेट के अंदर होता है तभी से हो जाता है। 17 है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव साहब, स्किनर साहब, थॉर्नडाइक या गिने साहब।
तो इसकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये दी थी अपने गिने साहब ने, R.M. गिने। 18 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? ये संघर्ष की, तनाव की, ठीक है, और हमला विरोध करने की अवस्था ये अपने कह दिया था, ये कह दिया था स्टेनेहॉल ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सूक्ष्म शिक्षण के? ठीक है, तो ये लगता है अपना 36 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? स्किनर, हॉलिंगबर्थ या गेट्स व अन या रोज साहब? तो ये देखिए बताइए, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन है अपने रॉस साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये फिर से देखिए आ गए हैं मिलाव करने के लिए। 21वां ये देखिए, ठीक है। तो ये एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस किसने दी थी बताइए? एनिमल इंटेलिजेंस दी थी ये अपने थॉर्नडाइक साहब ने। एनिमल इंटेलिजेंस याद हो, ठीक है, ये अपने थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। और पुनर्वर्णन की सूची किसने दी थी? अच्छा, पुनर्वर्णन की सूची तो ये अपने पुनर्वर्णन किसने? स्किनर ने दिया था, ठीक है। अनुकूलन, सारगर्भीकरण का नियम ये, और अनुकूलन, अनुकूलन दिया था प्याजे साहब ने। अनुकूलन दिया था प्याजे साहब ने। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, अनुकूलन प्याजे साहब ने दिया था। तो ये चौथा, तो ये तीसरा ये होगा। तो ये कौन आता है? दूसरा, ये आ गया तीसरा पहले, फिर चौथा, फिर पहला। ये आ गया अपना आंसर नंबर 1 पहला, ठीक है। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत? विकास कभी ना होने मतलब लगातार चलता रहता, ये निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा इसका, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक। अगला है, संविधान के किस संशोधन की से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी? कौन से संशोधन में कहा था शिक्षा कि मौलिक अधिकार, ये शिक्षा को जोड़ देगा मौलिक अधिकार रहेगा? तो ये आएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3। 24वां है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मूल प्रवृत्ति किसने दी थी बताइए? मूल प्रवृत्तियां जो दी थी ये किसने दी थी? मूल प्रवृत्तियां तो ये दी थी अपने मैकडुगल साहब ने। तो ये हो जाएगा तीसरा, मैकडुगल साहब ने ही मूल प्रवृत्तियां दी थी अपनी। 25, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कॉल एंड ब्रूस ने कहा है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था किसको कहा है? तो ये कहा है बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञाओं का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? गार्डनर साहब, स्पेयरमैन ने या गोलमैन या जॉन मेयर ने? तो ये दिया है अपने हावर्ड गार्डनर साहब। ऑप्शन नंबर 1। 17, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। मतलब डिसलेक्सिया है क्या? क्या करने में? इसमें बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने या बर्तनी में, खड़े होने में। डिसलेक्सिया तो ये हो जाएगा पढ़ने और बर्तनी में। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, ठीक है। 28 है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो क्या शिक्षक की भूमिका नहीं है? ठीक है, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो ये तो सही बात है, देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखो, ये गलत लग रहा है कि
जो निःशक्त बच्चे होते हैं तो उनको तो ध्यान देना ही चाहिए, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, ये देखिए, यही पढ़ लीजिए आगे, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी है, ठीक है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक ही आ रहा है और नेगेटिव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है 29, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देनी चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये देखिए नेगेटिव। प्रेरित करना चाहिए, ये पॉजिटिव आ रहा है। हतोत्साह करना चाहिए, ये भी गलत है। रोक देना चाहिए, ये भी गलत है। यही राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सही, ठीक है, ये पॉजिटिव हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की ये वृद्धि है जो मुख्यतः संबंधित किससे है? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से? बताइए। तो ये हो जाएगा वृद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है जो किससे संबंधित है? मुख्यतः संबंधित है। तो ये देखिए, अपन नाप बुद्धि नहीं, वृद्धि पूछ रहा है भाई, वृद्धि पूछ रहा है, गलत गलत, ये तो वृद्धि पूछ रहा है, बुद्धि नहीं, वृद्धि मतलब विकास पूछ रहा है। तो जैसे अपन विकास अपना होगा तो विकास नैतिक से तो आएगा नहीं, सामाजिक से भी नहीं आएगा, शारीरिक और भावात्मक, तो ये इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, शारीरिक। क्योंकि अपन जैसे लंबाई अपनी बढ़ रही है, लंबाई तो इसमें माप सकते हैं अपन, ठीक है, और वजन बढ़ रहा है तो भी माप सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ हमारे CDP के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है, धन्यवाद। आते हैं 2019 के नए सेशन के साथ।